रविवार का दिन और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। उदय अपने पिता रमन जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। उदय की पत्नी नमिता रसोई में गर्मा गर्म परांठे बनाकर उनको परोस रही थी। वह टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी, जबकि उसकी माँ माया जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। उदय की शादी नमिता से 5 महीने पहले हुई थी। जब से उदय की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी अपनी बहू नमिता को सौंपकर माया जी अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रही हैं। अब वह सुबह लेट उठती हैं और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती हैं। जहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती हैं। एक बहन है अनुश्री, कॉलेज में पढ़ती है, पर वह अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सिर्फ सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर ही रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर, रमन जी और उदय नाश्ता करके रवाना हो जाते हैं और नमिता प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ माया जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो नमिता ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन वैदेही खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर नमिता बहुत खुश हो गई और उन्हें घर में ले आई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी नमिता को पकड़ाते तो नमिता ने कहा, पापा, यह सब लाने की क्या ज़रूरत थी? पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़े ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। नमिता ने वह फलों की टोकरी और साड़ी हाल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी सर्व किया। उसके बाद माया जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और वैधी आए हैं। इतनी सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वह लोग आने वाले हैं। माया जी के प्रश्न से नमिता चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन जाता है, वह भी बिना फ़ोन किए? नमिता ने कहा, मम्मी जी, मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए होंगे। नहीं तो पापा बिना फ़ोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बताओ, मैं नाश्ता ख़त्म करके आ रही हूँ। माया जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और नमिता चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर तक बात करके वह रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर लाई और पापा ने चाय भी पी ली, लेकिन माया जी अभी तक अपने कमरे में से निकलकर बाहर नहीं आई। आखिर नमिता के पापा ने कहा, बेटा, मैं यहाँ ज़रूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो जाएगा तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समदन जी से वापस आकर मिलूँगा। तब तक वैदेही यही तुम्हारे पास है। दोनों बहनें जी भर के बातें करो। वैसे भी तुझसे मिलने के लिए जिद करके आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। मम्मी जी पापा जी से शाम को भी मिल सकते हो। नमिता ने कहा तो उसके पापा वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के 15 मिनट के बाद माया जी निकल कर बाहर आई तो देखा वैदेही और नमिता साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फलों की टोकरी और उस साड़ी पर डाली, फिर नमिता और वैदेही की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गई और वैदेही ने हाथ जोड़कर माया जी को नमस्कार कहा। अरे, तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझे तुम मिले भी नहीं। नमिता ने बात को संभालते हुए कहा, मम्मी जी, वह पापा कोई ज़रूरी काम से आए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समदन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया ज़माना है। ये कहते कहते माया जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गई और वैदेही से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते करते वह वैदेही से बोली, अरे बेटा, यह तुम्हारा सूट तो बड़ा सुंदर लग रहा है, कहाँ से खरीदा? वैदेही ने भी खुश होते हुए कहा, यह सूट यह मेरे जन्मदिन पर जब नमिता दीदी और जीजा जी घर पर आए थे
तो उन्होंने मुझे यह सूट दिलाया था। अच्छा लगा आपको? सच में मेरी दीदी और जीजा जी की चॉइस तो बहुत अच्छी है। सबको यह सूट बहुत पसंद आया। वैदेही की बात सुनकर माया जी के चेहरे पर कई हाव भाव आकर चले गए। नमिता वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद नंद अनुश्री भी उठकर आ गई। वैदेही को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, इतनी सुबह सुबह कोई काम था या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी? उसकी इस बात पर माया जी हंसने लगी और वैदेही ने नमिता की तरफ देखा। उसे इस तरह नमिता की तरफ देखा हुआ देखकर माया जी बोली, अरे वैदेही, बुरा मत मानो, अनुश्री की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बातें सुनकर वैदेही हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर नमिता को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, अनुश्री, हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी? वैदेही अपनी दीदी से मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी। वैसे भी हर काम में पूर्ण है मेरी बहन। पता है, सुबह 5 बजे उठ जाती है। नमिता की बातें सुनकर माया जी और अनुश्री दोनों का मुंह बन गया और अनुश्री ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी बात सुनकर नमिता रसोई में गई तो वैदेही भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। नमिता ने गर्मा गर्म परांठे बनाए और अनुश्री को सर्व कर दिया। अनुश्री के नाश्ता करने के बाद नमिता ने अपने और वैदेही के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर नमिता के कमरे में आ गई। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब माया जी कमरे में आई तो नमिता ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। उनकी बातें सुनकर नमिता मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर वैदेही घर पर रही, माया जी किसी न किसी बहाने नमिता के कमरे में आती रही। नमिता को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद नमिता के पापा आ गए तो जाते समय नमिता ने अपने पर्स में से 500 निकाले और बाहर हॉल में आकर वैदेही के हाथ में रख दिए। माया जी को यह बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जाने के बाद माया जी बोली, अरे बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, क्या जरूरत थी अपनी बहन को 500 देने की? 10 उसके हाथ में रख देती तो वह वैसे भी खुश हो जाती। मम्मी जी, वैदेही मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई है, अच्छा लगता है क्या? हाँ, खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए थे तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी, और मुझे क्या देकर गई हैं? यह 500 का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रखा। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। अनुश्री एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता चला कि वह घर में ही है? उसकी बातें सुनकर माया जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत करो। मुझसे तू सेठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट देकर आ गई, किसी पूछकर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नीयत ही खराब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात को क्यों पकड़कर बैठी हैं? नमिता का ऐसा कहते ही माया जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जुबान चलाने लगी है। तेरी आने दे आज उदय को, फिर बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में यूं नहीं लुटने दूंगी। तुझे इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर चढ़कर नाचो। कहती हुई माया जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने नमिता से बात तक नहीं की। माया जी पूरे दिन यूं ही मुंह फुलाकर बैठी रही। उन्होंने दिन में खाना भी नहीं खाया। नमिता का फर्ज था, इसीलिए उसने अपना फर्ज समझकर थाली लगाकर कमरे में रख दी। आ गई और एक बार ज़रूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो। लेकिन जब माया जी ने उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार नमिता ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वह खाना खा रही हैं या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, तब भी उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया।
लेकिन नमिता चाय नाश्ता वहीं उनके कमरे में रख कर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। माया जी ये देखकर मन ही मन जन बुल रही थी, लेकिन वह सास थी, नाक से ऊंची थी, इसीलिए बहू से कैसे बोलती। पर इस बार नमिता ने अपना दिमाग लगाना उचित ही नहीं समझा। दोपहर का खाना, चाय नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में रख कर आ गई। एक बार ज़रूर बोला, पर ज़्यादा नोहरे नहीं खाए। जब उनकी बेटी को ही इस चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर वह तो बहू ही। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब उदय और रमन जी आए, तो माया जी मुंह फुलाकर हॉल में आकर बैठ गई। रमन जी और उदय हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में ही लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और नमिता को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू, फटाफट से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। नमिता ने भी गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उदय और रमन जी के लिए खाना लगा दिया। अभी उन्होंने एक निवाला मुंह में लिया ही था कि माया जी ने अपने आंसू बहाते हुए जोर से बोली, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अभी मेरी यह कदर है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं। मेरे सुबह से सिर्फ नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। रे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है। घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी स्वा कर दी, उन्हें भी मेरी परवाह नहीं। रमन जी का हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। वहीं उदय इशारे से नमिता से पूछने लगा कि आखिर क्या बात है। नमिता ने भी इस सारे से ही बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। तभी रमन जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया? जब तक मैं नहीं बोलूँगी तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया कि नहीं खाया मैंने। अरे रोज़ हमारे आने से पहले तुम खाना खा लेती हो, तो फिर क्या पूछना इसमें। रमन जी की बातें सुनकर माया जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे कोई क्या पूछेगा, यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं ना हूँ तो यह घर कब का नीलाम हो जाए। माया जी ने रोते रोते फिर वही सारे दोहरा दी। कैसे नमिता ने उनसे पूछे बिना अपनी बहन बेधी के हाथ में 500 रख दिए। यहाँ तक कि बेधी के जन्मदिन पर उदय और नमिता उसे नया सूट खरीद कर भी दे आए। तब रमन जी बोले, अरे तो क्या बात हो गया श्रीमती जी, आखिर वेद भी तो बेटी जैसी ही है। जैसी हमारी अनुश्री है वैसे ही वेद ही है, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजते। और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टूट पड़ा जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। माया जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रमन जी नमिता का पक्ष लेंगे, पर अपनी बात नीचे होती देखकर माया जी बोली, अरे मेरा घर क्यों लुटने के लिए नहीं है। इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसाकर नहीं बैठी होती। और मेरी अनुश्री की तुलना इसकी बहन से मत करो। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अभी घर लूटना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर रमन जी सख्ते में आ गए और खाने की थाली से उठकर खड़े हुए। और कैसी बातें कर रही हो तुम, छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो। आखिर नमिता भी इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है, फिर ये हरकत क्यों। मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यह घर मेरा है, इसका नहीं। यह मायके से नहीं लेकर आई थी इस घर को। मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटने के लिए नहीं है। कह दिया तो कह दिया, बस। कहकर माया जी अपने कमरे में चली गई। रमन जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उदय को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कहे। इतनी छोटी सी बात को माया पकड़ लेगी, इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। नमिता ने रमन जी को परेशान होता देखकर कहा, पापा जी आप परेशान मत हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए। आगे से मैं सोच समझ कर कदम उठाऊंगी। पर बहू, यह तो सरासर मनमानी है, जो जबरदस्ती किसी को बांधकर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझने की, तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं यह बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, वह ही बड़े प्यार से, लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, इस तूफान को तुम झेल पाओगी? पापा जी यकीन मानिए, मैं सब कुछ कर लूँगी।
अभी फ़िलहाल तो आप मम्मी जी को संभालिए। नमिता ने आश्वासन देने के बाद रमन जी माया जी के पास कमरे में चले गए। उदय नमिता के पास आकर खड़ा होकर उसे देखने लगा। आखिरकार रमन जी नमिता के समझाने पर कमरे में जाकर माया जी को संभालते हैं। इस समय नमिता कमरे में खाना लेकर आई और सासू माँ के सामने रखते हुए बोली, मम्मी जी नाराज़गी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आइंदा से मैं अपनी किसी बहन बेटी को कुछ भी नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूंगी। पर यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस घर पर कोई हक नहीं जताऊंगी। इस बार माफ कर दीजिए। कहकर नमिता कमरे से बाहर निकल गई तो रमन जी ने कहा, देखो इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफी मांगकर चली गई। कोई और होती ना तो आज इस घर में हंगामा ही कर चुका होती और तुम शायद वृद्धाश्रम में बैठी होती। अरे कोई बहू इतनी लोहड़ी खाना पसंद नहीं करती है। तुम्हारी ही बहू अनोखी है, ज़्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहकर माया जी खाने की थाली अपने पास सरकाई और खाना खाने लगी। आखिर आज उनकी जीत हुई है। बहू को उनकी औकात दिखा दी थी। उन्होंने इधर जब नमिता कमरे में आई तो उदय उससे बोला, माफ़ कर दो नमिता, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुनानी पड़ी है। पर मम्मी यहाँ गलत है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कहा। जब वह पापा की ही नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनती। उदय की बात सुनकर नमिता मुस्कुराकर बोली, आप क्यों बातें दिल पर ले रहे हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे ऐसे कैसे संभालोगी तुम, पूरी जिंदगी इसी घर में इसी मम्मी के साथ बितानी है, कैसे? बस तुम देखते जाओ। कहकर नमिता अपने काम में लग गई। वहीं उदय उसे देखकर हैरान था। आखिर नमिता के मन में क्या चल रहा था वह उसकी थो तक नहीं ले पा रहा था। पर नमिता को इतनी शांतिपूर्वक अपना काम करते हुए देखकर वह भी तसल्ली करके बैठ गया। वक्त यूं ही बीत रहा था। आज अनुश्री का जन्मदिन था। माँ जी आज बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने मायके के परिवार वालों को और ननद के परिवार वालों को खाने पर आमंत्रित किया था। हाँ, नविता से उसके घर पर भी फ़ोन करने को कहा था, पर उसने फ़ोन ही नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। शाम का खाना सबका यूं ही बनना था, क्योंकि सुबह अनुश्री अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाली थी। माया जी ने खाने में क्या क्या बनने वाला है वह सारा मेन्यू डिसाइड करके नविता को बता दिया। एक लिस्ट तैयार करके उदय को पकड़ाते हुए बोली, उदय फटाफट से यह सामान लेकर आओ ताकि कुछ तैयारी तो दिन में ही हो जाए और शाम को कोई कमी ना रहे। उदय ने दुकान पर जाते समय वह उसी की दुकान पर दे दी। जो आधे घंटे में वह सारा सामान घर पहुंच कर आ गया। नमिता ने भी फटाफट सुबह का काम निपटाया और बाहर हॉल के पर्दे वगैरह बदल कर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम के 4 पर्दे नमिता ने मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल सब तैयार करके रख दिया। साथ ही भी गूंद कर तैयार कर लिया। पूरी तो मेहमानों के आने के बाद बनानी थी। माया जी आकर बस 2-3 बार चेक करके गई थी कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था उन्हें कि नमिता अकेले काम कर रही है। जब तक नमिता रसोई से फ्री होकर बाहर निकली तब तक मामा, ससुर और मौसी सास का परिवार आ चुका था। उनके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी कि इतने में बुआ सास का परिवार भी आ गया। सबके लिए चाय पकौड़ी बनाकर सबको सर्व किया और तैयार होने अपने कमरे में आ गई। अंजलि थोड़ी देर बाद अनुश्री भी आ गई। तब तक उदय और रमन जी भी घर आ गए। इतने में माया जी बोली, बहू फटाफट से सेक लो, सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। पर उन्होंने एक बार भी नमिता के परिवार वाले क्यों नहीं आए एक बार भी नहीं पूछा। कुछ चीज़ की उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ, रमन जी और उदय ने ज़रूर नमिता से पूछा था तो नमिता ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उसने फ़ोन ही नहीं किया। यह बात रमन जी और उदय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर, थोड़ी देर बाद अनुश्री अच्छे से तैयार होकर आ गई। तब तक नविता भी केक लेकर आ गई। जब अनुश्री ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। बधाइयों के साथ साथ सबने अपने गिफ्ट अनुश्री के हाथ में रखे। साथ ही रमन जी और माया जी ने भी एक मोबाइल अनुश्री को गिफ्ट किया तो वह बहुत खुश हो गई।
यह सब होने के बाद नमिता रसोई की तरफ जाने लगी तो उदय भी केक उठाकर उसके पीछे रसोई में जाने लगा। तभी बुआ जी बोली, अरे उदय, तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए हैं तो बाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी ने भी कहा, कहाँ जा रही हो? एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है ना। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। भाभी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल तो क्या हो गया है? इस साल तो कोई भारी गिफ्ट होना ही चाहिए था, आखिर हर साल अकेला देता था, इस बार तो पत्नी भी साथ में है। सबकी बातें सुनकर अनुश्री ने भी कहा, भाभी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ़ करना अनुश्री, पर मैं तो बहन बेटी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। मम्मी जी ने मना किया था। अनुश्री ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, भैया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। देख लो, बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो यही हाल है, बाद में तो बहन को पूछेगा भी नहीं। सच है, आजकल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। माया जी ने भी तंग कसते हुए कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ भी नहीं सिखाया, मुझे यह तो आपने सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी आश्रम में जाकर रहे, इसीलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ भी नहीं दूंगा। उसके बाद सुनकर सब लोग हैरान हो गए और माया जी की तरफ देखने लगे। मैंने कब मना किया था तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने से? अरे, मैं तो सिर्फ नमिता को कहते कहते माया जी रुक गई। मुझे तो मना नहीं किया था, लेकिन नमिता को तो मना किया था ना आपने। कहा था ना कि यह घर आपका है और आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हमने किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएंगी। मैं और नमिता तो पति पत्नी हैं। मेरी बहन उसकी बहन है, उसकी बहन मेरी बहन है, इसलिए अब मैं अनुश्री को कुछ नहीं दूंगा। माया जी सत्य में आ चुकी थी और रमन जी की तरफ देख रही थी। रमन जी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, यह नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, तुम खुद इसके लिए जिम्मेदार हो। माया जी ने नमिता की तरफ देखा तो नमिता ने कहा, मम्मी जी, इसमें मैं क्या बोलूं, यह तो आप ही के शब्द हैं। इस कारण से तो मैं अनुश्री के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई और नहीं उदय से लाने के लिए कहा। यह सब सुनकर मामा जी बोले, माया, तुम ऐसी हरकत करोगी, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शायद इसी कारण आज नमिता के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। कितनी आसानी से तुमने यह कह दिया कि वृद्ध आश्रम छोड़ो, वहाँ रहते हैं, उसकी ज़िंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। माया की नज़रें झुकी खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह देखकर रमन जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था श्रीमती जी, पर तुम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए सबके सामने ये सब करना पड़ा। माया जी शर्मिंदा थी। उन्होंने नमिता और उदय से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और खुद उदय के साथ जाकर वैदेही और उसके पापा को लेकर घर आई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।